हुआ है, यदि समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल ना हो तो k का मूल्य कितना होगा। चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के सवाल आपके पेपर में अभी आएंगे भी लेखपाल में, और आपका लेटेस्ट पैटर्न पे सारे सवाल आपके हम करवा रहे हैं। 26 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। तो देखिए आपने एक पढ़ा होगा इक्वेशन टाइप का A1 B1 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है चलिए हम बता देते हैं। ये देखिए रैखिक समीकरण एक ये और एक हमारा ये है ना। तो जब दो रैखिक समीकरण होते हैं ना तो A1x लिखते हैं अब प्लस का B1y और प्लस का C1 बराबर 0, और ये दूसरा जो हमारा लिखा हुआ है इसको मान लेंगे A2x है अब प्लस का B2y है अब प्लस का C2 है बराबर आपका 0। देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन आपके इस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, और जब कोई हल नहीं होता है इसके लिए कंडीशन आपकी क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है ना। कोई अगर हल नहीं होता है तो ये होता है इसके बराबर जो C1/C2 आपका होता है वो आपका बराबर में नहीं होता है, C1 जो C2 होता है वो आपका इसके बराबर नहीं होगा। तो हमें सिर्फ A1 और B1 से ही लेना देना है, A1/A2 अब B1/B2। A1 क्या होता है, A1 x का गुणांक होता है, अब B1 जो आपका है y का गुणांक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या आएगा, 4 आएगा, इसका गुणांक x का लेंगे A1 और इसका लेंगे x का 6 आएगा 4/6। और यहाँ पर अगर हम B1 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिखेंगे, और यहाँ पर आपका आएगा माइनस का k, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो -4k बराबर आपका आएगा 6×3=18, तो k बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 4.5, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया 27 नंबर है, 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या बताइए जो 4, 2 और 6 से क्या है पूर्णतया विभाज्य हो, आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें 1000 से बड़ी संख्या बतानी है, और ऑप्शन भी हमारे सारे के सारे ऑप्शन 1000 से बड़े दिए गए हैं। तो सबसे पहले 2 4 6 से विभाज्य का मतलब हम एक नंबर पता कर लेते हैं, जो ऐसी संख्या 2 4 6 से विभाज्य हो। तो 2 4 6 का मतलब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 4 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका 2 4 6 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका आएगा 12, ठीक है ना। एलसीएम 12 आ गया। अब ये 12 यानी वो संख्या का क्यूब पूछा गया, मतलब 1000 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो देखिए 1000 से बड़ी संख्या जो भी हमारी होगी ना 12 के मल्टीपल पे होगी, 12 24 36 इस तरीके से 12 के मल्टीपल पे नंबर हमारे होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 12 के मल्टीपल पे यानी 12 से नंबर वो कटना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से भी ऑप्शन देख सकते हैं। या तो 12 का क्यूब अगर आपको पता है, 12 का क्यूब आपका 1728 होता है, बस यही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से लगा सकते हैं, है ना। या ऐसा जो नंबर जो 12 से कटेगा तो 12 के मल्टीपल होने चाहिए कुल मिला के, 12 गुणे 12 12 24 36 इस तरीके से। तो 12 का मल्टीपल ही आप 12 के पावर 3 बार कर देंगे ना तो आपका 1728 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको लगाना था, ठीक है ना। अगर आप ऐसे नहीं लगा पा रहे तो 12 का भाग दीजिए इसमें 1000 में, फिर इससे आपको निकालना पड़ेगा, वो काफी लंबा हो जाता है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं 28 नंबर हमसे पूछा गया है, दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए ये सवाल समरूप त्रिभुज पे रिलेटेड है, हमारे क्षेत्रफल भी दिया होगा और भुजाएं भी दिया होगा। देखिए सभी लोग जानते होंगे क्षेत्रफल हमारा होता क्या है, क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर, है ना। साइड का स्क्वायर कहिए या भुजा स्क्वायर, ये आपका होता है क्षेत्रफल स्क्वायर, ये आप लोग जानते होंगे भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये आपका भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर संगत जब भी भुजाओं की बात कहेगा तो सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर देखिए भुजाओं का अनुपात 1:3 बोला है ना, यानी पहले जो भुजा आपकी छोटी दी गई है फिर बड़ी दी गई है, उसी प्रकार आपको क्षेत्रफल भी लिखना है। अगर हम छोटी भुजा लिख रहे हैं तो पहले ऊपर आपको छोटा क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा त्रिभुज का, फिर बड़ा, ये आपको याद रखना है रेशियो, तभी आपका आंसर लगेगा, नहीं गलत कर देंगे। तो देखिए हम लिखते हैं पहले क्षेत्रफल लिखते हैं, क्षेत्रफल लिख देते हैं, या इसको ऐसा करते हैं एरिया लिखते हैं, ठीक है ना। एरिया देखो पहले का एरिया A1 स्क्वायर और दूसरे लिखते हैं एरिया, एरिया बराबर साइड स्क्वायर होता है ना। तो हम ऐसा करते हैं A1 लिखते हैं और A2, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है A1/A2, ठीक है ना। और यहाँ पर S1/S2, ठीक है ना।
ये इसका स्क्वायर होता है ना, तो दोनों का स्क्वायर कर सकते हो इस तरीके से, ये तो पूरे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया बराबर हमारा होता है साइड स्क्वायर, वही हमने रेशियो के फॉर्मेट में लिख दिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पहले हम एरिया किसका लिख रहे हैं, बड़े त्रिभुज का। बड़े त्रिभुज का एरिया हमारा कितना दिया गया है, 72 दिया गया है ना। तो बड़े त्रिभुज का एरिया है 72। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, छोटा लिख लो पहले, भुजा छोटी है तो पहले लिखते हैं छोटा त्रिभुज। छोटा त्रिभुज यानी A1 मान लेते हैं एरिया इसका, और बड़े त्रिभुज को नीचे ले रहे हैं, यहाँ पर छोटा ले रहे हैं, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, छोटा ऊपर, और नीचे ले रहे हैं बड़ा, ठीक है ना, याद रखिएगा ये। तो बड़े वाले का हमें दिया गया है 72 है बराबर। अब देखिए छोटी वाली भुजा हमारी कितनी दी गई है, 1 और 3, इसका स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 अट्ठे 72, यानी A1 जो एरिया पहले वाले का होगा ना, उसका आपका आएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। इस कॉन्सेप्ट से आपको लगाना होगा। चलिए जवाब सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का। देखिए सभी लोग जवाब देते रहिए बराबर, उससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी बेहतर होगी, और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे लेखपाल की परीक्षा में। वह समीकरण ज्ञात करिए जिसके मूल्य a√b और a-√b है, आपको बताना है। द्विघात समीकरण का सवाल है और इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए 29 नंबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे दो मूल दिए गए हैं, एक ये दिया गया, एक ये दिया गया है ना। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर बराबर, आपने पढ़ा होगा मूलों का योगफल, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। द्विघात समीकरण जब आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो ये जरूर पढ़ा होगा आपने, इंटर में भी है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल है ना, मूलों का योगफल यहाँ पर एक्स होता है, अब प्लस मूलों का गुणनफल, प्लस क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है, ये आपने पढ़ा होगा। अब बराबर में क्या होता है, जीरो होता है। ये आपका मेन बेसिक समीकरण होता है, तो इसी में आपको रखना है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अब माइनस है मूलों का योगफल इंटू एक्स है, तो इनको पहले जोड़ लीजिए। आप जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2ax है ना। तो यहाँ पर हमारा आएगा माइनस का 2ax। अगर आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऑप्शन नंबर आपके बी में लिखा हुआ है, पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से हम टिक कर देंगे, बिल्कुल राइट आंसर है आपका आ रहा है, और 29 नंबर का भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मूलों गुणनफल है, आप चाहें तो इसका गुणा करिए, तो फिर आपका गुणा करेंगे तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही, ए स्क्वायर माइनस बी आपका आ जाएगा। तो पूरा अगर आप सॉल्व करना, यहीं से आप सॉल्व कर लेंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इसका जवाब बताइए क्या होगा। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु की 3/8 है। यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, और कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ फादर मान लेते हैं, पिता हो गए, और पुत्र यानी यहाँ पर सन हो गए, और यहाँ पर उसकी मदर, ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा हुआ है एक जो पिता की उम्र है पुत्र की आयु की 3 गुनी है और पुत्र की जो आयु है माँ की आयु की 3/8 है। इसका यह मतलब हुआ कि जो पुत्र की आयु है अपनी माँ की आयु की अपनी माँ की आयु कितना 3/8 है। तो इसका मतलब ये जो आपके पुत्र की यहाँ माँ की उम्र कितनी रही होगी, माँ की उम्र कितनी रही होगी, पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु की 3/8, यानी उसकी माँ की अगर उम्र अगर हम मान लेते हैं, ठीक है ना, उसकी माँ की अगर हम उम्र मान लेते हैं कितनी है, उसकी माँ की उम्र अगर मान लेते हैं 8 है, ठीक है ना, 8 है, और यहाँ पुत्र साफ साफ दिख रहा 3, यानी 3/8 का मतलब ही यही होता है, पहले नाम पुत्र का या फिर माँ का, यानी ये पुत्र का ये हो गया, माँ का ये हो गया, तो 3/8 लिख लिया। अब आगे पढ़िए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना, यानी पिता जो है ना पुत्र का 3 गुना है, तो इसका 3 गुना करेंगे ना तो ये 9 आ जाएगा, बस सीधी सी बात है, 9 आ गया। अब प्रश्न में ध्यान से पढ़िए, पिता और माँ की जो आयु का अंतर यहाँ पे हमारा तो 1 आ रहा है, और क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है 4 वर्ष के बराबर, 1 बराबर 4, तो पुत्र की पूछा गया, पुत्र तो हमारा 3 है, तो 3 यूनिट बराबर आप नहीं बता पाएंगे, 12 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा शुरू होता है। यहाँ पर आप बताइए 31 नंबर का आंसर क्या होगा, 31 नंबर प्रश्न है, इसका आपको जवाब बताना है क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी भी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी, आपको बताना है, स्टार्टिंग में कितनी थी। चलिए ऐसे प्रश्नों को देखिए, सबसे पहले आपको मान लेना है कि हमने जनसंख्या 100% पहले मान लिया कि शुरुआत में थी। अब हुआ क्या कि महामारी आ गई और 5% जनसंख्या चली गई, तो अब हमारे पास सेम मतलब रिमेनिंग जनसंख्या कितनी बचेगी, शेष कितनी बचेगी, आप कहेंगे 95% बचेगी। सीधी सी बात है, 5% चली गई, 95% बची है।
अब इसके बाद क्या हुआ, घबरा कर जो बची जनसंख्या है ना उसमें 8% और चले गए, है ना। तो अब इसका 8% मत निकालिए, देखो यहाँ पर लिखा है ना आगे, यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी भी यानी 8% जाने के बाद कितने परसेंट बचे होंगे, 92%। यानी अब आपको क्या करना है, सीधे आपको 95 का 92% निकाल लीजिए। 95 का 92% निकालेंगे ना तो ये आपके शेष लोग आ जाएंगे, और शेष लोग क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में कितना दिया गया है आपका 88,274, 88,274 है ना, ये आपका दिया गया है, 88,274 आपका दिया गया। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बस इतना से आपको करना था। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो काट लेते हैं, 5 दूनी 10 जीरो, अब 5 एकम 5, 5 ना 45, है ना, इतना आपका आ जाएगा। और यहाँ पर गुणा करेंगे 19 दूनी, यहाँ पर 19 है, याद रखिएगा 19 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 87, 9 दूनी 18 और 27 2 से, तो ये आपका आ जाएगा 87.40%, ठीक है ना। इतना आएगा, आप कर लीजिएगा डिवाइड, इतना आपका आ जाएगा 87.4%। और यही क्वेश्चन में वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, यही वैल्यू हमारी दी गई है 88,274 के बराबर दी गई है ना, ये हमारी दी गई है। अब आपको जनसंख्या पूछा गया, सीधे आपको 100% निकाल लेना है। कितना निकाल लेना है, 100% निकाल लेना है। तो यहाँ पर 100% निकालेंगे तो दो जीरो इधर बढ़ेगा, इसको काटेंगे तो ये हमारा आएगा, कितना आ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा ना, सही है। और यहाँ पर 2 जीरो हमने बढ़ा दिया, 100 के भी 2 जीरो बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, अच्छा 2 जीरो तो इधर भी बढ़ेंगे ना, और यहाँ पर दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पर काटेंगे तो आपका आ जाएगा 101 और 000, यानी इसका आंसर आपका आएगा, सॉल्व कर लेंगे 101 000 आएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए एक निर्देश दिया गया है, नीचे दिया गया कोष्टक है, यहाँ पर सब चीजें बताई गई हैं। और यहाँ पर आपको बताना है आधिकारिक संरचना, परिवहन, विज्ञापन, टैक्स, ये सब आपका दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है 32 नंबर, है ना। यहाँ पर देखिए पूछा गया है जेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज का करों और ऋणों पर, परिवहन पर कुल खर्च का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जेटा जो इंटरएक्टिव सर्विसेज है आपकी कर और ऋण, है ना। तो पहले हम बात करते हैं कर और ऋण वाला कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कर यानी टैक्स इसको कहते हैं। तो कर और ऋण को आप जोड़ लेंगे, यानी कर और टैक्स ये है। तो 17.5 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये तो आएगा 27.5, कितना आएगा 27.5 आ जाएगा, 27.5 आ जाएगा, ठीक है ना, 27.5 याद रखिएगा। और दूसरा क्या पूछा गया है हमारा, सिर्फ सिंपल सवाल है। और दूसरा हमारा देखिए पूछा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है आधिकारिक संरचना और परिवहन। आधिकारिक संरचना और परिवहन की अगर हम बात करते हैं, आधिकारिक संरचना और परिवहन की, तो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, आधिकारिक संरचना और परिवहन की अगर हम बात करते हैं तो आधिकारिक संरचना ये और परिवहन ये, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए पहले हमने किसको जोड़ा था, पहले हमारा था टैक्स और ये, तो इनको जोड़ा तो 27.5 आया था, है ना, इनका जोड़ा था। अब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 32.5 आ जाएगा। बस आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, दशमलव दशमलव हटा लेंगे, है ना। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 से काट लेते हैं, 5 25, 5 25, और यहाँ पर आएगा 5 6 30, 5 25, फिर 5 से काटेंगे 11, और यहाँ पर हमारा आएगा 13, यानी 11:13 इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सवाल था, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 33 नंबर आपको बताना है 0.018 बार की सही अभिव्यक्ति क्या होगी। चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हमने कई बार बताया है कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए बार हमारा 2 नंबर पे लगा हुआ है ना। तो पहले जिसमें बार लगा हुआ है वो पहले तो पूरा नंबर लिखना पड़ता है, तो पूरा नंबर तो आपका 18 ही है ना। तो यहाँ पर जिसमें बार नहीं लगाया हुआ है दशमलव के इधर ही देखते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई मतलब नहीं, इधर ही देखते हैं। तो दशमलव के बाद जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मान लीजिए जीरो जगह अगर एक लिखा होता, फिर हम क्या करते, 18 में से एक घटाते। यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है तो कोई मतलब ही नहीं घटाने का, फिर भी चलो हमने घटा दिया। अब यहाँ पर देखिए 18 में 2 बार लगे हुए हैं, 2 नंबर है ना 18 इसमें लगे हुए, तो जितने नंबर में बार होता है ना उतने आपको 9 बढ़ाने होते हैं, और जितने नंबर में बार नहीं लगा होता उसमें एक जीरो आपका बढ़ता है, ये आपकी ट्रिक होती है। तो सीधे आपका आएगा 18/990। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो आप 18 से काटेंगे, 18 कम 18, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, यानी 1/55 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 34 नंबर हमसे पूछा गया है सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किन्हें कहा जाता है, ये आपको बताना है। 34 नंबर का लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है,
और देखिए यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा आरे फिशर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है। 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% और 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। 2016 में उसका वेतन कितना था, यानी प्रारंभिक वेतन स्टार्टिंग आपका पूछा गया है और फाइनली 2018 का वेतन दिया गया। ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है, देखिए सबसे पहले अगर हमने मान लिया कि उसका वेतन आपका एक्स था, ठीक है ना, अब यहाँ पर प्रतिवर्ष 10% बढ़ाया गया है। जब भी बढ़ाने की बात होती है तो उसको हम 100 में से जोड़ के करते हैं। 100 में से 10 जोड़ेंगे ना तो 110% आएगा, यानी 110/100 ऐसे कर देना है। इसके बाद बोला 15% बढ़ जाता है तो आपको क्या करना है, 115, यानी जितने परसेंट कहेगा उसको 100 में से जोड़ के लिखना है। अगर घटाने की बात कहेगा, कमी होती है तो 100 में से घटा के लिखते हैं। ये चीज हमने कई बार बताया है और यही वैल्यू क्वेश्चन में हमारी दी गई है, 1,26 और 500, बस इसके बराबर कर लेंगे। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है ना। ये जीरो नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा बढ़ गया है। चलिए अब सही है ना, 500 है, ठीक है। तो बस इसको आपको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। यहाँ से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 और यहाँ पर आएगा फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 0, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11 दूनी 22 होता है और यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर आपका है 11 कम 11, फिर एक बचे 11 कम 11, 11 पचे 55 और डबल जीरो आपके फिर से आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए 23 से काटेंगे ना तो 23 पंचे होता है 5, है ना, यहाँ पर 500 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये सबका गुणा हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 तो होगा, 4 पंचे 20, 20 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका आना चाहिए, हमारे हिसाब से सी नंबर होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर ही आएगा, यानी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1,00,000 हो जाएगा, यानी 5 जीरो है ना, 1,00,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था और कुछ नहीं था। यहाँ पर देखिए पूछा गया यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। चलिए 36 नंबर का जवाब दीजिए। और देखिए हमने इस टाइप के प्रश्नों को कई बार कराया है कि जब भी व्युत्क्रमों का अंतर पूछे, गुणनफल दिया हो, अंतर दिया गया हो, तो आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है ना। गुणनफल जो देखो यहाँ पर अंतर 5 दिया गया, गुणनफल 36 दिया गया है, तो बस आपको कुछ करना ही नहीं है ना। चलिए कई बार हमने कराया है, तो अंतर बटे गुणनफल लिख देना है, यानी अंतर 5 हो गया और 36, बस सीधे आपका आंसर हो जाता है। अब आप कहेंगे ये हुआ कैसे, तो चलिए इसकी थोड़ा हम कहानी आपको बता दे रहे हैं। मानिए हमने दो संख्या ले लिया x माइनस वाई, इन्हीं का अंतर क्वेश्चन में बोला है 5 है और इन्हीं का जो गुणनफल है एक्स वाई आपका 36 दिया गया। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी सवाल की लैंग्वेज बेस्ड पे। अब इन्हीं संख्या हमने x और y लिया था, है ना। अब इन्हीं संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर निकालेंगे तो आप कहेंगे 1/y माइनस 1/x, ये व्युत्क्रम हो गया, है ना। एक्स का उल्टा 1/x, वाई का उल्टा 1/y। अब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x माइनस वाई अपान एक्स वाई। वही चीज हमने सीधे बोला आपसे कि जब भी संख्याओं का अंतर दिया हो, गुणनफल दिया हो और व्युत्क्रमों का अंतर पूछे तो पहले संख्याओं का अंतर बटे संख्याओं गुणनफल लिख दीजिएगा, सीधे आपका आंसर आ जाता है। 5/36 डी नंबर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहां पर देखते हैं 37 नंबर हमसे पूछा गया आयत चित्र प्रदर्शित करता है, ऑप्शन दिए गए असतत वर्गीकृत बारंबारता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। और अवगिरीकृत बारंबारता ये भी नहीं होगा। ये वाला आपका विकल्प नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। देखिए जो भी हमारे आयत चित्र बनते हैं एक रेंज एक डिस्टेंस पे होते हैं बराबर, आप देख सकते हैं आयत चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप रेंज देख रहे हैं ना, सतत है बिल्कुल, जैसे देखिए यहाँ पर 2 है फिर 4, गैपिंग बराबर है ना, आप देख रहे हैं ना, यही होता है सतत। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कार्ल पियर्सन है इसके, और यहाँ पर सब कुछ आपका लिखा हुआ है। दिए गए चर का किसी निश्चित सीमा में मान की आवृत्ति को प्रायिकता वितरण को आकलित करने के लिए होता है ये, ठीक है ना। इसी को आप हिस्टोग्राम भी बोलते हैं, आयत चित्र होता है हिस्टोग्राम। आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इस तरीके से आपने देखा होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया 38 नंबर, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। देखिए हमने बताया कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर क्षेत्रफल पूछता है या तो रेडियस दे देगा या डायमीटर दे देगा या तो आपका मान लीजिए साइड दे देता है, ठीक है ना। रेडियस डायमीटर कुछ भी देता है हमेशा, ठीक है ना। वो जो साइड तो इसमें आपका स्क्वायर वगैरह में आता है, तो चाहे रेडियस दे चाहे डायमीटर दे, याद रखिएगा डायमीटर क्या होता है, परिधि होती है।
तो डायमीटर दे दे, रेडियस दे दे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्षेत्रफल पूछेगा ना तो इनका स्क्वायर आपको कर देना है, बस सीधे आपका आंसर आ जाएगा। 3:1 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 9:1 आएगा, सीधे आपका स्क्वायर कर देना है। और ऑप्शन नंबर 38 नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब है। 38 नंबर का बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहां पर देखिए पूछा गया है 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम आपको ट्रिकी बताए हैं कि जब भी बेचने की बात यहां भी हो, विक्रय मूल्य यहां भी कहे, दोनों को मतलब बेचने की बात कहे। एक सवाल हमारा इसी में बनता है, कहता कि 44 पेनों का जो क्रय मूल्य है राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दोनों होता है तो सीधे सीधे लिखते हैं कि 144 सीपी बराबर 6 एसपी, लेकिन दोनों विक्रय मूल्य के केस में हमने बताया है। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, हानि पूछा गया, तो सबसे पहले जो बाद में मान लिखा गया ना उसको आपको लिखना है 6, इतना आप लिख लेंगे। लिखने के बाद अगर हानि पूछेगा ना तो दोनों को जोड़ के नीचे लिख देना है, बस इतना आपको रखना है। अगर लाभ पूछेगा तो दोनों का डिफरेंस लिखा जाता है, ये ट्रिक होती है। तो 144 में से 6 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 150 आएगा, गुणे 100 कर देंगे तो आपका आंसर तेजी से आपका आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4, यानी इस प्रश्न का आंसर जो होगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। 39 नंबर का राइट आंसर आपका 4% आपका हो जाएगा। यहां पर देखिए पूछा गया है आंकड़ों 7 6, यहाँ पर 7 9 इस तरीके से लिखा गया है और आपको बताना है यहाँ पर कि बहुलक का माध्य कितना होगा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर पहले माध्यिका निकालते हैं, तो सबसे पहले इनको हम अरेंज करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले आरोही लिखिए, अवरोही लिखिए, लेकिन जनरली आरोही में लिखिए छोटे से बड़ा, यानी पहले आपको लिखना पड़ेगा 6, फिर इसके बाद नंबर आपका आएगा 7, फिर आएगा 7, फिर 8 हमारे 3 बार है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 10। ये लिखने के बाद अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर बहुलक की बात करते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो नंबर सबसे अधिक बार आता है वही आपका बहुलक होता है। अगर हमने कहा बहुलक बताइए तो आपने कहा बहुलक, तो सर जी 8 आएगा, हमने कहा बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पर माध्यिका की बात करते हैं, मेडियन की, देखिए 3 नंबर हमने यहाँ से हटाया, 3 नंबर यहाँ से हटाया, अभी भी 8 16 बचा हुआ है, अभी माध्यिका इनके बीच में होगा, यानी 8 8 16, 16 में से 2 से भाग करेंगे तो माध्यिका इसका 8 आ जाएगा। यानी कुल मिला के माध्यिका और बहुलक हमने पता कर लिया है। अब हमसे माध्य पूछा गया, माध्य क्या होता है, दोनों नंबर का माध्य होता क्या, औसत होता क्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 8 8 16, 16 बटे 2 कर देंगे ना तो फिर से आपका आंसर 8 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहां पर देखिए 41 नंबर हमसे पूछा गया है, के का मान ज्ञात करिए जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई बराबर 2, 3x प्लस 2y बराबर -5 का अद्वितीय हल हो। 41 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, तो सबसे पहले अभी इसके पहले में एक समीकरण बताया था a1x b1y, है ना, वही कॉन्सेप्ट से इसको भी लगाना है। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी आपका सवाल इस टाइप का बनता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या पड़ेगा। देखिए अद्वितीय हल के लिए आपका रूल होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, है ना, ये चीज आपको मालूम होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। ये होता है अद्वितीय हल की कंडीशन। तो a1/a2 अभी हमने चर्चा किया था, तो a1 तो आप कहेंगे a1 तो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक तो 1 हो गया, और इधर वाले में x का गुणांक 3 हो गया, बराबर नॉट इक्वल करेंगे, बराबर में नहीं होगा। और जो भी ऑप्शन हमारा होगा बराबर में, तो ये तो दो ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो आप तो कहेंगे यहाँ पर तो माइनस का के आ जाएगा, है ना, माइनस के आ जाएगा b1। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं b1 की तो माइनस के हो गया, यहाँ पर अगर बात करते हैं 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका आना चाहिए -3k और नॉट इक्वल टू, तो के जुगल टू -2/3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो के की वैल्यू के नॉट इक्वल -2/3 क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि 27x³ माइनस 9x² प्लस 3x माइनस 8 को 3x प्लस 2 से अगर विभाजित करते हैं तो शेष फल क्या होगा, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको लगाना कैसे, 3x प्लस 2 से विभाजित करना है, तो सबसे पहले यहां पर आपको 3x प्लस 2 बराबर 0 के कर लेना है, इतना आप कर लेंगे। अब हमने कहा x की वैल्यू बताइए, तो हमने कहा x की वैल्यू, ये तो बहुत ही सिंपल है, x की वैल्यू हमारी माइनस का 2/3 हमारा आ जाएगा, है ना। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर फाइनली आ जाएगा।
तो पहले लिखना है 27 यानी x का क्यूब, यानी इसका क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर आप कहेंगे 8/27 आ जाएगा, है ना। आगे लिखेंगे 9x स्क्वायर है तो यहाँ पर ये स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 4/9 आपका आ जाएगा, है ना। आगे लिखते हैं 3 और यहाँ पर करेंगे माइनस का 2/3 आएगा और आगे हमारा माइनस का 8 लिखा हुआ है। इतना आप कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होगी। 27 काट देंगे, 3 से 3 काट देंगे, कितना सिंपल हो गया है। तो 8 - 4 यहाँ पर आएगा आपका कितना आएगा, माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 2 और माइनस का 8। अब इन सबको आपको जोड़ लेना है। 8 8 16 4 20 2 22 यानी प्लस, यहाँ पर अब समस्या यही आ रही है कि आंसर तो माइनस में आएगा ना। हाँ, कोई दिक्कत थोड़ा होगा, आंसर माइनस में आएगा, सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब एक देखिए पाई चार्ट का सवाल आ गया है और ध्यान से देखिए, इस सवाल को लगाने की कोशिश करते हैं कैसे आपको लगाना है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और लगाइए और आंसर बताइए क्या होगा। चलो छोटा कर देते हैं ताकि चारों विकल्प आपको दिखें। देखो प्रश्न में पूरा परसेंटेज तो आपको पता ही है कि 100% होता है। पूरा कितना होता है, 100 होता है। अब डिग्री केस में 3 साल लिखा जाता है, ये तो सभी को पता है। पूछा किसका गया, वीवो का। ये वीवो 6% है तो हमने कहा 6 लिखो, टोटल है 100 और कितने रुपए में, 500 करोड़ है ना। बस सिंपल सवाल है। ऐसे सवालों को तो आप लगा ही सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, बिक्री कितने करोड़ रुपया थी, यही तो पूछा गया है। तो यहाँ पर सॉरी 5,000 है। अच्छा 5,000 है, कोई बात नहीं। 6×5 = 30 और यहाँ पर हमारा आएगा 6×5 कितना, 5,000 है क्या। अच्छा 5,000 है तो 50 आएगा, सॉरी 50 आएगा ना, गुणा करने का इसका यहाँ पर पूरा काटेंगे 50 यानी 300 आएगा। हाँ ठीक ठीक 300 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का, आपका विकल्प नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। 300 करोड़ इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितने सिंपल होते हैं। यहाँ पर देखिए 44 नंबर हमसे पूछा गया, 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ दिया जाता है तो इसका नया माध्य क्या होगा। ठीक है ना, इसके कई तरीके हैं लगाने के, इसको बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए सीधी सी बात है कि पहले 4 प्रेक्षण है आपके, है ना। 4 प्रेक्षणों का 17.5 है तो टोटल कितना हो जाएगा, हमने कहा आप गुणा करिए तो आप कहेंगे 70 हो जाएगा, कोई बात नहीं टोटल। अब इसी में से एक नया प्रेक्षण जोड़ दिया गया है, 20 जोड़ दिया गया 5 में, टोटल 90 हो गया। अब 90 के डिस्ट्रीब्यूट 5 लोगों में कर देंगे तो आप कहेंगे तो 18 आएगा। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पूछा गया 16.5% लाभ समेत एक वस्तु पर बिक्री मूल्य 466 रुपए था। यदि वस्तु को 330 रुपए में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता, ये आपको जवाब बताना है क्या होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 16.5%, तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि पहले हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। ये तो लाभ दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकाल लें और फिर देखेंगे 330 में बेचने से कितने प्रतिशत का हमें नुकसान हो रहा है। तो अब समस्या ये आ रही है कि 16.5% इसको 100 में जोड़ने में थोड़ा दशमलव में पहुंचता है। तो सबसे पहले 16.5% की हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे दशमलव हटा के ऐसे कर लीजिए, 5 दूनी 10 और ये ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, 5 त्रिका 15 और यहाँ पर आएगा फिर एक 5 त्रिका 15, सही है ना। देखते रहिएगा, कहीं गलत हो तो आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा 33/200, है ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 33/200 आ गई। लाभ की बात कर रहा है, इसको जोड़ देंगे, यानी आप ये चीज़ जानते होंगे 233/200 लिख देंगे। बस इतना आप कर लेना है। ये आपका होता है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सीपी हो जाता है और ये आपका एसपी हो जाता है जोड़ने के बाद लाभ, है ना। अब यही 233 बराबर क्वेश्चन में 466 के बराबर दिया है। आप कहेंगे तो दुगुना है, तो हमने भी कहा इसका दुगुना कर दीजिए। तो आपने कहा सीपी हमको पता चल गया 400 है। 400 की चीज को दोस्तों 330 में बेचेंगे, 100% आपका 70 रुपए का नुकसान होगा और बटे में आपका आएगा 400 सीपी इंटू 100% में पूछा गया, 0 0 काटेंगे और 70/4 कर देंगे तो 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28 यानी 4 पंचे 20, 17.5 होगा। 17.5% आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 हमसे पूछा गया है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने परसेंट छात्र जिनको प्राप्ति नहीं होती। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे लगाना है, बहुत ही तेजी। देखिए सबसे पहले लड़के और लड़कियां दिया है तो एक तरफ लिखते हैं बॉयज, एक तरफ लिखते हैं गर्ल्स, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब बॉयज की अगर हम बात करते हैं अनुपात है ना, तो यहाँ पर आगे 2 2 जीरो बढ़ा लीजिए, क्या हमें दिक्कत है।
हमने मान लिया कि बॉय 200 हैं और गर्ल्स जो हैं 200 हैं, बॉय 300 में, आगे हमने सिर्फ 2 ही जीरो तो बढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 20% लड़कों को अगर छात्रवृत्ति मिलती है तो हमें पूछा गया कितने परसेंट छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो 20% लड़कों को मिली, इसका मतलब 80% छात्रों को नहीं मिली। तो 300 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 300 का 80%, तो 100 तिरिका 3 यानी 240 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 8 का 24 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 80% 240 हो गया। अब 200 का निकालेंगे, 25% को मिली है तो 75 को नहीं मिली, तो यहाँ पर करेंगे तो 200 का 75/100 यानी 75 दूनी 150, यानी यहाँ पर 150 हो जाएगा। ऐसी छात्रा है जिनको नहीं मिला, ऐसे लड़के हैं जिनको नहीं मिला। तो टोटल अगर हम बात करते हैं, टोटल सबको जोड़ लो, तो आप कहेंगे जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत इसमें बात की बात नहीं है। 0 आएगा, 5 4 9 आएगा और 2 व्यक्ति, यानी 390 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। टोटल अगर हमारी बात करते हैं, टोटल हमारे 500 थे। परसेंटेज में पूछा गया, आप कहेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमने भी क्या कर लेते हैं और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 5 7 35, 5 8 40, यानी 78% इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए अगला सवाल हमसे पूछा गया है, ए बी स्क्वायर सी इस तरीके से लिखा गया है और एलसीएम पूछा गया है ना। ऐसे प्रश्नों हमने कई बार बताया है कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए है, सबसे बड़ा नंबर को आपको पकड़िए, ए क्यूब लिख लीजिए, है ना, हो गया, एक काम खत्म। अब बात करते हैं बी स्क्वायर, बी और बी सबसे बड़ा, एलसीएम में बड़ा नंबर लेते हैं, पावर जिसकी सबसे बड़ी होती है, और एचसीएफ में सबसे छोटा पावर, ये चीज हमने कई बार बताया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बी का क्यूब, हमने कहा ए क्यूब बी क्यूब, तो ये भाई साहब दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, आपने कहा बिल्कुल सर ये नहीं होंगे, ये तो सी होगा या तो डी होगा, है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सी स्क्वायर ही सबसे बड़ी पावर है दोनों में से, तो बस ऑप्शन नंबर इसका लॉक कर देंगे, सी नंबर, यानी 47 का आपका राइट आंसर, आपका सी नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं 48 नंबर, किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में अगर एक शेष बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब देखो ऐसे प्रश्नों को आप देखिए ना, एक शेष बचता है तो पहले 4 5 6 7 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 5 6 7 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 420, ये आपका एलसीएम आएगा। एलसीएम निकालना अगर नहीं आता तो एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, 4 5 6 और 7, इन दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, इन दोनों में कॉमन है 2 दूनी 4 2 तिरिका 6, बस हो गया। 3 5 15, 15 चौको 60, 60 गुणे 7 कर देंगे तो 420 आपका आ गया। अब यहाँ पर एक शेष बचता है, इसमें एक जोड़ देंगे, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए नंबर जो होगा 421 क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए 49 नंबर हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज आपने देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, समांतर चतुर्भुज है ये आपका, ठीक है ना। ये कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में यहाँ पर बेस होता है, और अगर इसकी हाइट की बात करते हैं ना, तो आप हाइट इस तरीके से भी खींच सकते हैं, ये आपकी हाइट हो गई। लेकिन यहाँ पर एरिया की अगर हम बात करते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो एरिया आपका होता है दोस्तों, याद रखिएगा, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। कई बार पेपर में यही पूछ लिया गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि इसका जो आधार है इसकी ऊंचाई से दुगुना है, यानी आधार जो है ऊंचाई से दुगुना है, तो यानी यहाँ पर आधार ऊंचाई दुगुना है, यानी यहाँ पर आपको ऐसे लिख लेना है, बराबर एरिया क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि 392 इसी के बराबर कर देंगे, 2 से इसको काट लेंगे। आप कहेंगे 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 और 2 नहीं 18, 2 छक्का 12, यानी एच स्क्वायर बराबर 196, तो एच बराबर 14 मीटर ऊंचाई पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 14 मीटर इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है, ये 50 प्रश्नों की सीरीज थी, और सॉरी 25 प्रश्नों की सीरीज थी, आपके 26 नंबर से प्रश्न आपके स्टार्ट हुए थे। यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज समरूप हैं एबीसी डी एफ, और पूछा गया बीसी बराबर 4 ई एफ बराबर 7, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो पूछा गया है डीएफ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए पहले आप सीक्वेंस देखिए, एबीसी पहले, बाद में डीएफ है, तो एबीसी की मान लीजिए भुजा आपकी ये होगी, तो डीएफ की ये होगी, है ना। चलिए ये बिल्कुल याद रखना है। और एबीसी का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 44, तो डीएफ का पूछा गया है, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, सभी को पता है, तो सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो होगा, और यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल डीईएफ का, है ना, ये आपको ऐसे लिख लेना है। अब पहले वाले का देखिए यहाँ पर जो भुजा है बीसी लिखेंगे, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे बीसी का, तो 4 चौको 16 आएगा, इसका करेंगे तो आपका 49 आ जाएगा, है ना। चलिए 49 आ गया। लेकिन प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो क्षेत्रफल है एबीसी का दिया गया था, यानी इसकी जगह हम 144 को आपका लिख सकते हैं, तो 16 नहीं है 144 आएगा, और 9 गुणे 49 कर देंगे, 9 नहीं है 81, 9 चौको 36, 36 और 8 आप कहते हैं कि 44 होगा, हमने कहा ठीक है,
तो बस ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, राइट आंसर आपका 441 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आज हमने 25 प्रश्नों को कवर किया है और डेली क्लास आपकी चलेगी शाम को ही। और जैसा भी सेशन लगाओ कमेंट करके बताइएगा। बाद में वीडियो देख ले दोस्तों, धन्यवाद।